हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिप्रेजेंटेशन यूजेस लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, कि भाषा एवं गणितीय प्रतीकों का प्रयोग किस प्रतिनिधित्व में होता है। ऑप्शन नंबर ए है इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी है सिंबॉलिक और ऑप्शन नंबर डी है विजुअल। इसमें पूछा क्या गया है कि भाषा और गणितीय प्रतीकों का प्रयोग कि किस प्रतिनिधित्व में होता है। तो इसमें क्या आएगा कि सिंबल्स, भाषा और गणितीय प्रतीकों में क्या है कि उनके वो जो प्रतीक होते हैं ना, मतलब कि सिंबल, तो इसमें आएगा सिंबॉलिक में। इसमें क्या क्या करते हैं, लर्न थ्रो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। ठीक है, सिंबॉलिक में क्या है कि लर्न थ्रो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। इसमें ये जो तीन वो बताई है ना, अलग अलग रूप बताए हैं, ज्ञान और समझ के तीन अलग अलग रूप, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। पहला है इनएक्टिव स्टेज, इसका हिंदी में नाम है सक्रियता अवस्था। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्शन, की क्रिया पर आधारित है ये। इसके और भी अलग नाम क्या है कि एक्टिव प्रेजेंटेशन स्टेज, की सक्रिय प्रस्तुति चरण। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो इसका समय है, वो है बर्थ से लेके 18 मंथ तक। ठीक है, जन्म से लेके 18 मंथ तक। इसमें जो बच्चा है वो अपने वातावरण को क्रियाओं के द्वारा समझेगा। ठीक है, और ब्रूनर की ये जो अवस्था है ना, ये जो स्टेज है, वो प्याजे की संवेदी गामक जो सेंसरी मोटर की अवस्था है, ये उससे मैच होती है, मिलती है। इसको मूर्त अवस्था भी बोल लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कि ज्ञान को क्रियाओं द्वारा प्रकट किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मूविंग हैंड एंड फीट, होल्डिंग, ट्विस्टिंग और कटिंग। हिंदी में मतलब है कि हाथ पैर चलाना, पकड़ना, मोड़ना या फिर काटना। ये सब क्या है कि क्रियाएं हैं। ठीक है, 0 से लेके, मीन्स की बर्थ से लेके 18 मंथ तक इसकी टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, दूसरी स्टेज है आइकॉनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ये किसके ऊपर बेस है, ये है इमेजेस के ऊपर, कि चित्र के ऊपर। बच्चा क्या है कि पहले नॉर्मली अगर कोई भी बुक है उसके पास, वो ऐसे उलट पलट के देखेगा, खेलेगा उसके साथ। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी पिक्चर्स है ना, उनको देखेगा वो, कि हाँ ये किस चीज़ की है। ठीक है, वो उनको समझने की और पहचानने की ऐसे कोशिश करता है कि कोई भी फ्रूट की पिक्चर है, वो देखेगा कि हाँ ये एप्पल है, ये बनाना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो और नाम है वो है कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन स्टेज, की मूर्त प्रस्तुति चरण। इसका एक अलग नाम भी है, कॉन्क्रीट प्रेजेंटेशन स्टेज। इसमें क्या है कि इसको छवि या फिर चित्र अवस्था भी बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 18 माह से लेकर, 18 महीने से लेकर 6 साल तक होता है। इसमें जो बच्चा है वो मानसिक प्रतिमाओं द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, और ब्रूनर की ये अवस्था क्या है कि जो प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये उससे मिलती है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना प्याजे की, ये उससे मैच होती है। क्योंकि इसमें कई बार क्या है कि इनके जो भी कुछ भी गुण या फिर कुछ विशेषता होती है ना, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के आपस में अगर मिल जाती है, तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो प्याजे की है, ये उससे मैच होती है। थिंकिंग इज बेस्ड अपॉन मेंटल इमेजेस, इसमें क्या है कि चिंतन मानसिक छवियों पर आधारित होता है। ठीक है, ये थी आइकॉनिक स्टेज। इसमें क्या है कि चित्र का है मेनली, इसके में जो वर्णन किया गया है वो चित्र के द्वारा क्या है कि बच्चा कुछ सीखने की, समझने की कोशिश करता है। तीसरी जो स्टेज है वो है सिंबॉलिक स्टेज, सांकेतिक अवस्था। इसको बोला जाता है हिंदी में सांकेतिक अवस्था। ये किसके ऊपर बेस है, यह है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के ऊपर आधारित है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन स्टेज, कि चिंतनशील प्रस्तुति चरण। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 6 या फिर 7 वर्ष के बाद का है। पहली जो स्टेज थी इनएक्टिव, उसका टाइम पीरियड क्या था, जन्म से लेकर 18 माह तक। आइकॉनिक का क्या है, 18 माह से लेकर 6 साल तक। और जो सिंबॉलिक है वो है 6 साल से ऊपर तक।
इसमें क्या है कि सूचना को एक कोड या प्रतीक के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भाषा, किसी भी सूचना को अगर आप बताना चाहते हैं, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो अपनी भाषा को पढ़ने की और समझने की क्षमता रखता है, तो उससे क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ब्रूनर की ये जो अवस्था है वो पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना पियाजे की, ये उससे रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड उससे की मैच करती है उससे। इसमें क्या है कि गणितीय प्रतीकों या फिर अन्य प्रतीकों में संग्रहित की जाती है, ठीक है। इसमें जो जानकारी है जो बच्चा प्राप्त करेगा वो किससे करेगा, मैथमेटिकल सिंबल्स या फिर अदर सिंबल, गणितीय प्रतीक या फिर अन्य कोई भी प्रतीक, ठीक है। इसका नाम ही सिंबॉलिक है, तो इससे आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है द टीचर्स रोल इन डिस्कवरी लर्निंग इज टू एक्ट एज, कि खोज आधारित अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है डिक्टेटर, ऑप्शन नंबर बी है फैसिलिटेटर, ऑप्शन नंबर सी है एग्जामिनर और ऑप्शन नंबर डी है पनिशर। तो इसका जो सही आंसर है वो है फैसिलिटेटर, ठीक है। जो खोज आधारित अधिगम है, इसमें क्या है कि बच्चा जो भी सीखता है डिस्कवरी करके, टीचर क्या है कि उसका साथ देता है, ठीक है, साथ में उसको हेल्प करता है कि वो अपने ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर पाए। और हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि टीचर गाइड्स रादर देन डायरेक्टली प्रोवाइड्स आंसर्स। इसमें फैसिलिटेटर का क्या मतलब है कि जो टीचर है वो गाइड करता है किसी भी बच्चे को, अगर वो कुछ समझने की, कुछ खोजने की अगर वो कोशिश कर रहा है ना कोई भी बच्चा, तो वो डायरेक्टली आंसर बताने की बजाय वो उसको गाइड करेगा, ठीक है, कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है या फिर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। वो उसको कोई तरीका बता देगा, ना कि आंसर बताएगा डायरेक्ट। तो इसलिए टीचर को क्या बोला जाता है, इसमें फैसिलिटेटर है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच लर्निंग अप्रोच डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मोस्ट इफेक्टिवली, कि समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है रोट लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है लेक्चर मेथड और ऑप्शन नंबर डी है ड्रिल मेथड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी लर्निंग। इसमें पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिवली, अगर हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम अधिक से अधिक खोज करनी पड़ेगी। तो सबसे इसमें बेटर क्या है इसके लिए, डिस्कवरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 है अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट थ्रू टचिंग एंड मैनिपुलेटिंग इट, दिस रिफ्लेक्ट्स, कि बच्चा किसी वस्तु को छूकर और प्रयोग करके पहचानता है, तो यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर बी है आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी है इनएक्टिव और ऑप्शन नंबर डी है लॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे है, जैसे कि बच्चा, इसमें क्या बोल रखा है कि बच्चा किसी वस्तु को छूकर या फिर प्रयोग करके पहचानता है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा है वो बहुत छोटा है, जन्म से लेकर 18 मंथ तक की उसकी एज है, तो क्या करेगा वो बच्चा, किसी भी बुक को छुएगा, देखेगा, खेलेगा उसको, ठीक है, और वो पहचान लेता उस चीज़ को, तो वो कौन सी स्टेज में आएगा, इनएक्टिव। इसमें क्या करता है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, ठीक है, जैसे कि एक बुक के साथ खेलना। क्वेश्चन नंबर 15 है पिक्चर्स चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर मोस्ट यूजफुल इन विच मोड, चित्र, चार्ट और आरेख किस स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी हैं। अब चित्र की बात किस में आई थी, आइकॉन में, आइकॉनिक जो स्टेज है ना, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है कि चित्र है, कोई भी चार्ट है, कोई भी आरेख बना रखा है, डायग्राम बना रखे हैं, तो उसके आधार पर वो उस चीज़ को पहचानता है और उसको सीखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू ब्रूनर्स एजुकेशनल थ्योरी, कि ब्रूनर के शैक्षिक सिद्धांत का केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए है री ऑप्शन नंबर बी है डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट और ऑप्शन नंबर डी है मैचुरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्कवरी, क्योंकि ब्रूनर क्या मानते हैं कि डिस्कवरी करके मतलब खोज द्वारा अधिगम, ठीक है, बच्चे का खोज द्वारा अधिगम, इसके ऊपर अधिक बल दिया है ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रूनर थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच पर्सपेक्टिव, कि ब्रूनर का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कोग्नेटिव, ऑप्शन नंबर सी है साइको एनालिटिक और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमनिस्टिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोग्नेटिव, क्योंकि जो पियाजे हैं जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उनके ऊपर कार्य करके उसका अध्ययन करके तब उन्होंने ब्रूनर ने दिया था ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो किसके दृष्टिकोण से ये संबंधित है, रिलेटेड है, वो है कोग्नेटिव, क्योंकि पियाजे ने भी कोग्नेटिव थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ब्रूनर व्यू रेडीनेस फॉर लर्निंग डिपेंड्स मेनली ऑन, कि ब्रूनर के अनुसार सीखने की तत्परता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है एज, ऑप्शन नंबर बी है टीचिंग मेथड, ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस और ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो है टीचिंग मेथड। इसमें क्या है कि ब्रूनर के अनुसार सीखने की तत्परता, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, टीचिंग मेथड, कि वो जो टीचर है उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, उनका मेथड क्या है, ये उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से और आसानी से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, कि खोज आधारित अधिगम की एक सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन नंबर बी है नो अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी है नो पार्टिसिपेशन और ऑप्शन नंबर डी है नो थिंकिंग। तो अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, थिंकिंग ये सब तो उसके अंदर होता ही है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा टाइम क्या है बच्चे को ज़्यादा लग जाता है जब वो अपने आप चीज़ों को खोज करके सीखने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अ मैथमेटिक टीचर रिविजिट्स फ्रैक्शंस इन क्लासेस 3, 5 एंड 7 विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, दिस डेमोन्स्ट्रेट, कि एक गणित के शिक्षक हैं कक्षा 3, 5 और 7 में भिन्न भिन्न मतलब कि फ्रैक्शंस को बढ़ती जटिलता के साथ पढ़ाता है। तो यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर बी है डिस्कवरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है स्पायरल करिकुलम और ऑप्शन नंबर डी है री। तो इसमें क्या है कि कोई भी टॉपिक है मान लो, ठीक है, जैसे कि भिन्न का ही है, तो उसको वो क्या करता है गणित का शिक्षक बढ़ती हुई जटिलता के साथ पढ़ाता है। ठीक है, पढ़ाया तो उसने पहले भी है, फिर वो बाद में धीरे धीरे क्या है कि उसको थोड़ा मुश्किल करके थोड़ा थोड़ा और मुश्किल करके वो बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको और गहराई में समझ सके और अधिक उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हमने पढ़ा था पहले भी, ये किसका उदाहरण है, स्पायरल करिकुलम का। तो जो स्पायरल करिकुलम होता है इसमें क्या है कि ये प्रत्येक पुनरावृत्ति के ऊपर अगर बार बार उस चीज़ के बारे में जो कोई भी अगर टीचर है वो सिखा रहा है ना बच्चे को, तो उस विषय की गहराई बढ़ती जाती है उसके साथ। ठीक है, और वो पूरा वो जो ज्ञान है बच्चे का उसके ऊपर निर्माण करके उसके बाद ही वो सीखता है बच्चा। क्योंकि अगर उसने पहले मान लो अगर 3rd और 5th क्लास में अगर इसके बारे में नहीं ज्ञान प्राप्त किया, उसने अच्छे से नहीं सीखा, तो 7th क्लास में तो उसको मुश्किल ही होगी। हाँ, अगर उसने 3rd और 5th में अच्छे से कर रखा है तो 7th क्लास में अगर वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होके वो टॉपिक आता है तो उसको वो आसानी से कर लेता है और वो और अधिक उसके बारे में गहराई से जान जाएगा। तो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। तो ब्रूनर ने क्या क्या बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। डिस्कवरी लर्निंग खोज द्वारा अधिगम, इसके ऊपर ब्रूनर ने अधिक बल दिया है। स्पायरल करिकुलम दिया है उन्होंने।
इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं दी है। इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना और इनके जो दूसरे नाम हैं वो भी ध्यान रखना। टीचर को एज अ फैसिलिटेटर मानना है ब्रूनर ने, ठीक है, कि वो डायरेक्ट बच्चे को आंसर ना बता के उसको वो गाइड करता है, हेल्प करता है उसकी आंसर ढूंढने में। लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग, कि करके चीज़ों को सीखना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग फोकस्ड, कि अगर वो खोज द्वारा अधिगम करता है डिस्कवरी लर्निंग, तो इसमें अपने आप बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर क्या है फोकस होगा। इसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मास्टरी ऑफ इंक्रीजिंग मोर कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ थिंकिंग फ्रॉम इनएक्टिव टू सिम्बॉलिक। जो ब्रूनर है उसके अनुसार विकास में सक्रिय से प्रतीकात्मक तक सोचने के अधिक जटिल तरीकों में महारत हासिल करना शामिल है, ठीक है। विकास के अंदर क्या है कि सक्रिय से प्रतीकात्मक तक सोचने से के अधिक जटिल तरीकों में अगर आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो वो इसके अंदर शामिल है, ठीक है। करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पाइरल मैनर सो दैट द स्टूडेंट कॉन्टिन्यूली बिल्ड्स अपॉन व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड, कि पाठ्यक्रम को एक सर्पिल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो कुछ भी पहले से सीख चुका है उस पर वो लगातार निर्माण कार्य कर सके। तीसरा पॉइंट है, लर्नर कंस्ट्रक्ट हिज या फिर हर ओन नॉलेज एंड डू दिस बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कोडिंग सिस्टम, कि शिक्षार्थी है जो वो अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है और कोडिंग प्रणाली का उपयोग करके सूचना और व्यवस्थित को वर्गीकृत करने का काम करता है। तो ये था ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी थ्योरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।